हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत लंबे गैप के बाद आ रहा हूँ और अब मैं डेली आऊँगा। थोड़ी सी अव्यवस्थाओं के कारण मैं डेली एक वीडियो नहीं दे पा रहा था आपको, लेकिन अब मैंने सोचा है कि डेली आपको एक वीडियो मिल जाएगी और हम सिलेबस को शुरुआत से मैथ से लेते हैं। मैं बीच बीच में रीजनिंग के वीडियो भी लाता रहूँगा और हम मैथ का भी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन या दशमलव भिन्न। मैथ का हमारा बेसिक कंसेप्ट होता है, ये बेसिक चैप्टर होता है ये। और देखते हैं दशमलव भिन्न। तो हम इसमें पहले हम थोड़ा सा भिन्न समझ लेते हैं कि 3 प्रकार की भिन्न होती है दशमलव भिन्न, और उसके बाद हम इसमें बार वाले सवाल देखते हैं तो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले भिन्न हमारी 3 प्रकार की होती हैं दशमलव भिन्न। पहली होती है हमारी शांत दशमलव भिन्न, या इसी को हम बोलते हैं टर्मिनेटेड डेसिमल। दूसरी होती है हमारी आवर्त, या इसी को बोलते हैं हम पुनरावर्त दशमलव भिन्न। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। और तीसरी हमारी भिन्न होती है अशांत दशमलव। ये होती है नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल। अब मैं ये करके आपको इसके बारे में समझा देता हूँ थोड़ा सा। शांत दशमलव क्या होता है? शांत दशमलव होता है जैसे मान लीजिए कोई भिन्न है। सबसे पहले दशमलव भिन्न कौन सी होती है? जैसे मान लीजिए कोई भिन्न है 3/2। इसमें हम अंश और हर हैं। यदि हम अंश में हर से भाग लगा देंगे तो इसका जो आंसर आने वाला है दशमलव के रूप में 1.5 आने वाला है। 2 एकम 2, बच गया 1, पॉइंट लगा के 0 बढ़ गया, 2 पंजे 10, तो 1.5। तो जब किसी साधारण भिन्न को दशमलव के रूप में लिखा जाता है तो उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। जब किसी साधारण भिन्न को दशमलव के रूप में लिखा जाता है तो हम उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। अब दशमलव भिन्न थे ये 3 प्रकार के, इसमें शांत दशमलव, आवर्त दशमलव और अशांत दशमलव होता है। इसमें हम थोड़ा समझ लेते हैं। शांत दशमलव क्या होता है? ऐसी भिन्न जिनमें हम भाग देने पर जिसका पूर्णतः मान दशमलव के रूप में प्राप्त हो जाए वो शांत दशमलव कहलाते हैं। जैसे 3/2, 4/5, 5/2, 7/2 आदि। ये जो भिन्न हैं ये सभी कैसी हैं? शांत दशमलव है। जैसे मैं बता देता हूँ उदाहरण लेके। जैसे मान लीजिए 3/2 है तो हमने 2 से भाग लगाया 3 में, तो 2 एकम 2, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 हो गया, 2 पंजे 10। संख्या पूरी तरह कट गई और संख्या का मान जो है वो पूर्णतः दशमलव के रूप में प्राप्त हो गया, तो इसे हम कहेंगे शांत दशमलव भिन्न। ये जो भिन्न मैंने लिखी हैं ये तो अभी भी साधारण भिन्न ही कहलाएंगी। ये कैसी कहलाएंगी? साधारण भिन्न। लेकिन इनको जब हम दशमलव के रूप में परिवर्तित करेंगे तब इनका जो मान निकलेगा, जैसे इसका 1.5 आएगा, इसका 0.4 आएगा, 0.8 आएगा, इसका 2.5 आएगा, इसका 3.5 आएगा, तो जो पॉइंट में जो मान आएंगे वो कहलाएंगे हमारे दशमलव भिन्न। इसी प्रकार से 7/2 है तो इसका क्या आएगा? 2 3 6, 1 बचा, 2 पंजे 10। इसी प्रकार से 5/2 का मान कितना आएगा? 2.5, 2 दूनी 4 और 1। तो ये सब कैसी हैं? मतलब जिन संख्याओं में भाग पूर्णतः चला जाए दशमलव के बाद पूरा मान प्राप्त हो जाए उन्हें हम कहते हैं शांत दशमलव भिन्न। अब बात करते हैं हम आवर्त या पुनरावर्त दशमलव भिन्न या रिकरिंग डेसिमल। तो ये किस प्रकार के होते हैं? तो जब किसी भिन्न में, जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये 2/3 है। कौन सी है? 2/3 है। अब 2/3 से अब हम अगर भाग लगाएं तो 3 से भाग लगाएंगे हम 2 में, भाग नहीं जा रहा तो 0 पॉइंट, ये 20 हो जाएगा। फिर 3 6 18,
कितना बचा, 2 बच गया। फिर से पॉइंट लगाए तो 20 हो गया। फिर 3 से 18 कितना बचा, 2, तो फिर से 20 हो गया। फिर 3 से 18। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर 0.6666 ही चलता रहेगा और हमेशा यहाँ पर 2 2 2 2 बचता रहेगा। तो अब यहाँ क्या हुआ, दशमलव के बाद यदि ये भाग जाना पूर्णतः रुक जाता तो हम इसे शांत दशमलव कहते, लेकिन भाग जाना बंद नहीं हो रहा है, ये लगातार चलता रहेगा और यहाँ पर जो अंक है उसकी आवृत्ति होने लगी है। आवृत्ति मतलब होता है रिपीटेशन, इसलिए उसको बोलते हैं आवर्त दशमलव। तो यहाँ किसी 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक या 4 अंक की आवृत्ति होने लगती है तो फिर हम इसे कहते हैं आवर्त दशमलव भिन्न। और इस आवृत्ति को रोकने के लिए 0.6 जो अंक रिपीट हो रहा है उस अंक के ऊपर या तो आप ऐसे बिंदु लगा दीजिए तो यह इसको रोक सकते हैं, या इसी को हम 0.6 पे बार लगा के भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार का जो सवाल होता है या इस प्रकार की जो भिन्न होती है उसे हम कहते हैं आवर्त दशमलव भिन्न। एक और लेता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए हमने 4/11 ले लिया, तो हम 4/11 में 11 से भाग लगाएंगे, हम 4 में भाग नहीं जा रहा तो 0.40 हो गया। 11 3 33 कितना बचा, तो यहाँ बच गया 7, भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाया है, 0 बढ़ा दिया तो 11 6 66। फिर कितना बचा, 4, पॉइंट लगाया है तो 40 हो गया। फिर 11 3 33 कितना बचा, 7, पॉइंट लगाया तो 70 हो गया। फिर 11 6 66। तो हमने देखा कि फिर से 4 आ गया, जो 4 यहाँ था वही 4 यहाँ आ गया, वही 4 यहाँ आ गया, मतलब ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। और यहाँ पे भी ये 36 36 36 36 आता रहेगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर 2 अंकों की आवृत्ति हो रही है। पहली बात तो भाग जाना बंद नहीं हो रहा, अगर भाग जाना बंद हो जाता तो यह शांत दशमलव कहलाता, लेकिन भाग जाना बंद नहीं हो रहा और अंकों की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, कहते हैं 2 अंकों की। तो या तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो अंक की आवृत्ति हो रही 36 वो लिख लिया हमने और उन दोनों पे हमने बिंदी लगा ली, पहले और अंतिम पे हम ऊपर बिंदी लगा देते हैं, या फिर हम इसको 0.36 पे हम बार लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर मान लीजिए 2 से ज़्यादा अंक रिपीट हो रहे होते इस प्रकार से, जैसे 2.2678 2678 2678 इस प्रकार से रिपीट हो रहे होते, 4 अंक रिपीट हो रहे होते, तो हम क्या करते हैं इसको, तब हम देखते कि 4 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम 0.2678 लिख लेते, जो रिपीट हो रहा है उसको हम लिख लेते। तो या तो हम उस पर बार लगा सकते हैं ऐसे, तब भी ये सही है, या फिर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2678 जो संख्या रिपीट हो रही होती है बार बार उसको लिख लेते हैं और उसके पहले और अंतिम पे हम बिंदी लगा लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि संख्या जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक उतनी संख्या बार बार रिपीट होगी। तो बात समझ में आ गई। कई किताबों में क्या होता है, बार लगा के आता है और कई बार क्या होता है वो उसमें ऊपर पॉइंट लगा देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आवर्त दशमलव भिन्न क्या होता है। अब हम तीसरी भिन्न समझने जा रहे हैं, अशांत दशमलव भिन्न। अशांत दशमलव भिन्न क्या होती है? अशांत दशमलव में कुछ ऐसी भिन्न हैं जिनमें दशमलव के बाद भाग जाना बंद भी नहीं होता और अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं होती, तो उसे हम कहते हैं अशांत दशमलव। जैसे मैं एक छोटी संख्या ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने कोई एक संख्या ले ली, अब हम समझ रहे हैं तीसरा नंबर अशांत दशमलव भिन्न। जैसे मान लीजिए मैंने 2/7 ले लिया, तो अगर मैं 7 से भाग लगा के देखना चाहूँगा 2 में, तो भाग नहीं जाएगा तो 0.20 हो गया। 7 दूनी 14, कितना बचा 6, पॉइंट लगाए 60 हो गया। फिर 7 8 56 बचा 4, पॉइंट लगाए 40 हो गया। 7 पंजे 35 बचा कितना 5, पॉइंट लगा है 0। 7 दूनी 49 बचा 1, पॉइंट लगा है 0। 7 एकम 7 बचा 3। तो ये आप देख रहे हैं कि ये लगातार चलता जाएगा, ये भी लगातार चलता जाएगा। तो इस प्रकार की भिन्न में हम देखते हैं कि ना तो भाग जाना बंद हो रहा है और ना ही अंकों की आवृत्ति रुक रही है। तो इस प्रकार की भिन्न को हम कहते हैं अशांत दशमलव भिन्न, कि ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, भाग जाना बंद नहीं हो रहा, और ना ही अंकों की आवृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार की भिन्न को हम कहते हैं अशांत दशमलव भिन्न। इसमें एक मुख्य बात और ध्यान रखते हैं हम कि हम जब परमेय और अपरमेय संख्याएं पढ़ते हैं
जैसे हम नंबर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ते हैं या संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ते हैं, तब हम वहाँ पर पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि ये जो शांत दशमलव और आवर्त दशमलव होता है, ये दशमलव भिन्न जो होती हैं वो परमेय संख्याएं होती हैं। किस तरह की होती हैं? परमेय, रेशनल नंबर्स होते हैं, परमेय संख्याएं होती हैं। जबकि जो अशांत दशमलव भिन्न होती है वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं जिनका मान ठीक ठीक प्राप्त नहीं किया सकता, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो उम्मीद है आपको दशमलव भिन्न समझ में आ गई होंगी तीनों। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बार पे क्वेश्चन देखते हैं, बार वाले सवालों के या आवर्त दशमलव भिन्न के सवाल। डेसिमल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। एक तो आरोही अवरोही क्रम एडजस्ट करने के लिए आता है, तो वो मैं इसको बाद में बता दूंगा, और एक आता है इसमें बार वाले सवाल। तो हम लेते हैं एक बार वाले सवाल। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 0.6 पे बार, इसे किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो हैं वो कई बार डायरेक्ट भी आते हैं और कई बार पूरा क्वेश्चन एक बन के भी आता है। तो सबसे पहले हमने समझा था थोड़ी देर पहले कि इसे मान लीजिए 2/3 है, 2/3 है, हम इससे भाग लगाएंगे तो इसका आएगा 0.6666। फिर हमने देखा कि इसी रिपीटिशन को रोकने के लिए हम इस पर बार लगा देते हैं, तो ऐसे के क्वेश्चन बन गया। अब इसको अगर हम वापस से सॉल्व करना चाहते हैं तो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं आप देखें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इतनी बात समझेंगे हम कि जो सवाल होता है उसमें सबसे पहले दशमलव के बाद जो संख्या होती है केवल उसको ही लेना है। दशमलव से पहले क्या लिखा हुआ है इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.6 पे बार, तो हमने देखा कि पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, तो हमने पॉइंट के बाद वाली संख्या पूरी ले ली 6। और फिर हम देखते हैं कि कितने अंकों पे बार है, तो हमने देखा कि सिर्फ एक अंक 6 पे बार लगा हुआ है। तो हमको बस इतना देखना है कि पॉइंट के बाद वाली संख्या पूरी लेनी है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन होता 0.57 और इस पे बार होता, तो हम देखते कि पॉइंट के बाद 57 लिखा हुआ है, तो हम पूरा 57 ले लेते। कितना लेते? पूरा 57 ले लेते। या 0.1236 और इस पे पूरे बार लगा होता, तो हम पॉइंट के बाद पूरी संख्या 1236 पूरी संख्या ले लेते। तो पॉइंट के बाद वाली पूरी संख्या ले लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक अंक पे बार लगा हुआ है, तो हम बटे में 1 9 लिख लेंगे। अगर 2 अंकों पे बार लिखा हुआ है तो बटे में 2 9 लिख लेंगे। और अगर 3 अंकों पे बार है तो 3 9 लिखेंगे। अगर 4 अंकों पे बार है तो बटे में कितना, 4 बार 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब इसे हम अगर ये कट रहा है तो काट लेंगे। तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो ये वापस से आंसर आ गया हमारा 2/3। थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि 2/3 को ही अगर भाग दोगे तो ये चेंज हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दोगे तो वापस 2/3 आ जाएगा। इस बात से यहाँ से देखेंगे हम, तो ऐसे देखेंगे हम 3 से काट लेंगे, तो 3 एकम 3, 2 बचा 3 नाम 27, 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो ये आ गया 19/33। या इसी को भी हम सॉल्व करना चाहेंगे तो 3 से 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बटे में 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। तो ये कुल मिला के हमारा सवाल हो गया। अगर ये अभी भी और कट रहा होगा तो हम काट लेंगे, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अभी हम सीख रहे हैं। ऐसे ही मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ। अगर मान लो 0.36 पे बार लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसे 36/99 और फिर काट देंगे 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो 4/11 आ गया। अगर मान लीजिए पॉइंट से पहले भी कोई संख्या लिखी हो, जैसे 2.39 लिखा हो और 39 पे बार लगा हो, 2.39, 39, 39 और 39 पे बार लगा हो, तो हम क्या करते हैं, हम पॉइंट के बाद वाली संख्या लेंगे 39, 2 अंकों पे बार है तो बटे में 2 9 आ जाएगा। और पॉइंट से पहले जो संख्या लिखी होती है उसको हम यहाँ पे आगे सही बटे में लिख देते हैं। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहेंगे तो 3 से काट देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2 सही, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 से 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 13 33, ये आ जाएगा। एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है 47.713 और इस पे बार लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे,
सबसे पहले पॉइंट के बाद वाली संख्या पूरी ले लेंगे 713 बटे में 3 अंकों पे बार है तो 3 9 आ जाएंगे, और ये 47 पॉइंट से पहले संख्या होती है वो हम लिख लेंगे यहाँ पर आगे। तो इस प्रकार से ये हमारा बन जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद लेते हैं जिनमें दशमलव के बाद वाली संख्याओं में कुछ अंकों पे बार होगा और कुछ अंकों पे बार नहीं होगा। जैसे कब होता है ये, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है और उसमें हम भाग लगा रहे हैं तो 0.236, जैसे 2-3 अंक तो नॉर्मल आए और उस 2-3 अंक के नॉर्मल के बाद कोई एक अंक आने लगा, जैसे 1 1 1 1 1 1 रिपीट होने लगा, तो हम इसको क्या लिखते हैं 0.236 और जो रिपीट हो रहा होता है 1 उस पर हम सिर्फ बार लगा देते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिसमें कुछ अंकों पे बार होता है और कुछ पे नहीं होगा। लेकिन एक बात है, जब भी बार लगा होगा तो बिल्कुल अंत में लगा होगा, वो राइट एंड में ही लगा होगा। जैसे मान लीजिए कोई और क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, तो 0 पॉइंट या 2.23 के बाद 4646 आना स्टार्ट हो जाए इस टाइप से, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 2.23 और 46 रिपीट हो रहा है तो हम सिर्फ 46 पे बार लगा देंगे। बात समझ में आ गई। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है और इसको हमें अगर सॉल्व करना हो तो किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने देखा था दशमलव के बाद सभी अंकों पे बार था, अब हम देख रहे हैं दशमलव के बाद कुछ अंकों पे बार है और कुछ पे नहीं है। तो हम किस पर देखें, तो पहली बात तो ये कि दशमलव से पहले कोई संख्या होगी, दशमलव से पहले जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, दशमलव से पहले कोई संख्या होगी तो उसको हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, उसको तो बस हम बाद में सही बटे में आगे लिख देंगे। जो भी कुछ करना है हमें दशमलव के बाद ही करना है। तो ये पॉइंट से पहले कोई संख्या लिखी होगी तो उसको हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, तो हम उसे काउंट करेंगे ना कुछ भी। तो इतने सवाल है हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो पहले दशमलव के बाद की पूरी संख्या लिख लेंगे 2 3 4 6, दशमलव के बाद की पूरी संख्या लिख ली हमने 2 3 4 6। उसके बाद हम देखेंगे कि दशमलव के बाद जिन अंकों पे बार नहीं है, जैसे दशमलव के बाद क्या है 23 पे बार नहीं है। मैंने बताया आपको कि दशमलव से पहले तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, दशमलव से पहले तो हम कुछ करेंगे ही नहीं। दशमलव के बाद वाली संख्या पूरी लिख ली हमने 2 3 4 6। फिर हमने देखा कि दशमलव के बाद 23 पे बार नहीं है, तो जिस पे बार नहीं होता उसको हम घटा देते हैं। बात समझ में आई आपको। दशमलव के बाद पूरी संख्या ले ली हमने और फिर इसमें से जिन अंकों पे बार नहीं है वह पूरी संख्या हमने 23 घटा दी। बटे में क्या करते हैं, हमने सीखा था कि जितने अंकों पे बार होगा उतने 9 लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 अंकों पे बार है तो हमने 2 9 लिख दिए। और हम इसमें थोड़ा सा ध्यान और देखते हैं कि हमने कितने अंकों पे बार नहीं है, 2 अंकों पे बार नहीं है तो उसके लिए 2 0 आ जाएगा। 2 अंकों पे बार नहीं है उसके लिए 2 0 आ जाएंगे। इस पूरी प्रोसेस में आपको ध्यान होना चाहिए कि दशमलव से पहले जो 2 लिखा है हमने उसको कहीं भी काउंट नहीं किया है, हमने जो कुछ किया दशमलव के बाद ही किया है। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। अच्छा, ये जो 2 रह गया है पॉइंट से पहले, जो पॉइंट से पहले यहाँ पे 2 लिख रह गया है उस 2 को हम सही बटे में यहाँ लिख देते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये 46 में से 23 गया तो ये 23 23 हो जाएगा। 6 में से 3 गए तो 3 बचे, 4 में से 2 गए तो 2 बचे और 23 ये है और बटे में हो गया 9900। अगर ये कट रहा होगा तो काट देंगे, नहीं कट रहा होगा तो नहीं काटेंगे। और ये 2 जो है पॉइंट से पहले वो यहाँ आ गया तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 72.263 और सिर्फ 3 पे बार लगा हुआ है। 263 और 3 पे बार लिखा हुआ है तो हम कैसे किस पर सॉल्व करेंगे इसे। तो सबसे पहले हम पॉइंट के बाद वाली संख्या पूरी लेंगे 263, उसमें से जिस पॉइंट के बाद ही देखना है, पॉइंट के बाद जिन 2 अंकों पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं है वो घटा देंगे। तो 26 घटा दिया हमने। बटे में जितने अंकों पे बार है उतने 9 और जितने अंकों पे बार नहीं है उतने 0। और जो बच गई पॉइंट से पहले वाली संख्या ये बच गई है, इसको हम यहाँ पे सही बटे में आगे लिख देते हैं। बात समझ में आ गई होगी। हमने पूरा सवाल पॉइंट के बाद ही किया है। ये हमारा पॉइंट लगा हुआ था, इस पॉइंट के बाद 263 पूरी संख्या ले ली हमने, उसमें से हमने 2 और 6 घटा दिया, 26 घटा दिया। फिर बटे में जितने अंकों पे बार था उतने 9 ले लिए, जितने अंकों में बार नहीं था उसके 0 ले लिए। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 72 तो ही रहेगा, ये घटा लेंगे हम
तो यहाँ 13 में से 6 गए तो 7 बच गए, 5 में से 2 गए तो 3 बच गए, और ये 2 है ही, 237/900। अगर ये कट रहा होगा तो काट लेंगे, नहीं तो इतना ही काफ़ी है। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं इस टाइप का, ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए ये। तो हम यहाँ ले लेते हैं एक क्वेश्चन और, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 473.7326 और 3 अंकों पे बार है मान लीजिए। तो ऐसे लिखा हुआ है कोई क्वेश्चन, तो मैंने बताया कि पॉइंट से पहले कोई संख्या से मतलब नहीं है, पॉइंट के बाद वाली संख्या पूरी लेंगे। 7326 ले ली, पॉइंट के बाद वाली पूरी संख्या ले ली, उसमें से जिस पे बार नहीं है वो घटा देंगे। तो केवल यहाँ पे 7 पे बार नहीं है, घटा दिया हमने। इसके बाद बटे में जितने अंकों पे बार है उतने 9 आ जाएंगे, तो जितने अंकों पे बार है उतने 9 आ गए, जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 आ गया, और 473 सामने लिख देंगे सही बटे में। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो 473 सही बटे में, यहाँ 7 में से 6 जाएंगे तो 16 में से 6 गए तो 9 बचे, यहाँ पे 1, यहाँ 3, यहाँ 7, और ये 9 9 9 और 0, और अगर ये काट रहा होगा तो काट लेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। जब दशमलव के बाद पूरे अंकों पे बार होते हैं तब कैसे करते हैं, और दशमलव के बाद पूरे अंकों में बार नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम इसे कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जहाँ प्लस माइनस गुणा भाग में से क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, मान लीजिए 2.36 पे बार प्लस 4.79 पे बार प्लस 7.32 पे बार, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इनको हम साधारण भिन्न के रूप में लिख लेंगे। जैसे हमने इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 सही 36/99। थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि दशमलव के बाद वाली संख्या पूरी ले लेते हैं, और जितने अंकों पे बार है उतने बटे में 9 आ जाते हैं, और ये पॉइंट से पहले वाली संख्या यहाँ आगे आ जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा 4 सही 79/99 प्लस 7 सही 32/99। तो ये बन गया हमारा। अब इसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी बात समझनी है। आप इसको सॉल्व ऐसे भी कर सकते हो कि 99 दूनी 198 और 36 जोड़ देंगे इसमें, तो हमारा हो जाएगा 234/99। लेकिन ऐसे सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको सवाल कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आप एक छोटी सी बात समझ सकते हैं कि जब भी कोई संख्या सही बटे में लिखी होती है, जैसे मान लीजिए 1 सही 1/2 लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 1 सही 1/2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर 1 है और ये आधा है। 1 और 1/2 ये दोनों से मिलकर बना हुआ है, मतलब उसको हम 1.5 कहते हैं, 1.5 या हाफ कहते हैं, 1.5 बोलते हैं इसको। तो हम इसको 1 + 1/2 लिख सकते हैं। मतलब कोई भी अगर सही बटे वाली फ्रैक्शन मिश्र भिन्न लिखी हुई है तो उसके बीच में हम प्लस लगा सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए 2 सही 1/2 लिखा हुआ है कहीं पे, तो इसका मतलब है 2.5, मतलब 2 और आधा मतलब 2.5। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 + 1/2। हम वापस से ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर कोई संख्या, दो संख्या, एक संख्या हो और एक भिन्न हो, अगर ऐसे प्लस में लिखी हुई है तो उसके बीच से प्लस हटा के हम डायरेक्ट उसको 2 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई संख्या माइनस में लिखी हुई है, जैसे मान लीजिए 2 सही 1/2 माइनस की लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 1/2 माइनस का, मतलब 2 सही 1/2 कितना 2.5 होता है, ये 2.5 कितना है, माइनस का 2.5 है। तो जब इसको हम ओपन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 2 भी माइनस का आएगा और यहाँ पे माइनस का 1/2 भी माइनस का आएगा। जब आप इसको जोड़ोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जुड़ जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 2 और आधा कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा माइनस का। तो आपको बस इतना याद रखना है कि यदि कोई संख्या सही बटे में लिखी हुई है तो उसको हम प्लस में ओपन कर सकते हैं, माइनस वाली है तो दोनों माइनस में ओपन होंगी। तो इसी प्रकार से हम इनको लिख लेंगे। तो इनको लिख लेंगे हम 2 + 36/99 प्लस 4 + 79/99 प्लस 7 + 32/99। ऐसे हम लिख लेंगे। अगली बार से आप चाहें तो डायरेक्ट इसको यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ आपको, तो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा लगेगा आपको, लेकिन बहुत सिंपल हो जाएगा। तो ये कर लिया। इससे आसानी ये होगी कि हमको जो गुणा करके सिंपल बनाना था ना इसको, वो नहीं करना पड़ेगा हमको। अब हम क्या करेंगे, 7 4 11, 11 और 2 13, तो 13 तो यहाँ पे आ गए प्लस, 7 4 11, 11 और 2 13।
13 तो ये आ गए, और सबके बटे में 99 99 99 था, तो सबका एलसीएम 99 आ गया। हमने क्या किया, जो बटे वाली संख्याएं हैं उनको अलग कर दिया, और जो प्लस वाली संख्याएं सिंपल थी वो हमने अलग कर ली। तो 7 4 11 और 2 13 अलग आ गया, और 99 99 एलसीएम ले लिया, तो संख्याएं डायरेक्ट जुड़ जाएंगी। तो 36 प्लस 79 प्लस 32 ये जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा 13 प्लस इन सबको जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 9 और 2 11 11 और 6 17 17 की 7, 9 और 2 11 और 6 17 की 7 हासिल 1। तो यहाँ हो जाएगा 4 7 4 11 11 और 4 11 और 3 14। तो ये कुल मिलाकर 147/99 हो गया। 147/99 हो गया। यहाँ से थोड़ी सी बात समझनी है हमें, इतनी बात समझ में आ गई। ये हमने सब जोड़ लिया, 147/99 हो गया हमारा। एक बार फिर से देख लेते हैं। 9 और 2 11 11 और 6 17 की 7 हासिल 1, तो 4 7 11 11 और 3 14, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए ये जो अंश है वो हमेशा छोटा होना चाहिए। अंश क्या होना चाहिए? हमेशा छोटा होना चाहिए हर से, लेकिन यहाँ अंश बड़ा है तो ये अनुचित भिन्न होती है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, इसमें भाग लगा के, अगर भाग जा रहा है तो हम भाग दे लेंगे। तो हम इसको ले सकते हैं 13 प्लस 1 सही 99 से भाग लगाएंगे, तो यहाँ ऊपर हो जाएगा 48/99। बात समझ में आई आपको? 99 से भाग लगाएंगे तो 99 कितना मिलेगा? 48, तो 48/99। तो ये 13 क्या होगा, इसको हम फिर से लिख सकते हैं 1 प्लस, तो हम 13 और 1 जोड़ देंगे 14। और ये जो 48/99 है, तो ये बटे में 99 कब आता है? जब दशमलव के बाद वाली संख्या 2 अंकों पे बार होगा। जैसे दशमलव के बाद 2 अंकों पे बार है तो हम 36 लिख के बटे में 99 लिख देते हैं। अगर हम मान लो इसको वापस से लिखना चाहें तो हम समझेंगे कि ये 2 कहाँ से आया, तो ये पॉइंट से पहले जो 2 लिखा हुआ था वो 2 यहाँ पे आ गया है, और बटे में 2 अंकों पे 2 बटे में 2 9 हैं, तो ऊपर 2 अंकों पे बार होगा। जैसे यहाँ बटे में 2 9 हैं तो इसका मतलब 2 अंकों पे बार होगा, बटे में 2 9 है मतलब 2 अंकों में बार होगा, और सही बटे में कोई संख्या लिखी हुई है इसका मतलब क्या होगा, ये पॉइंट से पहले वाली संख्या है। तो ऐसा ही यहाँ देखेंगे हम कि ये हम लिख सकते हैं इसको 14 सही 48/99 48/99 लिख सकते हैं इसको हम ऐसे, क्योंकि 13 और ये 1 प्लस में आ जाएगा फिर से, तो 13 14 48/99 में से। अब हम देखेंगे कि ये सही बटे वाली संख्या तो कहाँ जाएगी, ये जाएगी पॉइंट से पहले, तो 14 पॉइंट और 2 अंकों पे बार है, तो हम इसको 2 अंकों पे बार इस टाइप से लगा सकते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाया है। अगला क्वेश्चन हम थोड़ा शॉर्ट में लेंगे। बात समझ में आई है? तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले मैं प्लस प्लस के ले रहा हूँ, फिर एक मैं माइनस कर लूँगा। आप अगर इसको नोट करना चाहो तो पॉज करके नोट कर लेना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, पहले प्लस वाला फिर मैं माइनस वाला आपको बताता हूँ, और फिर हम इसमें गुणा के भी लेंगे, और फिर ऐसे क्वेश्चन भी लेंगे जिनमें बार जो है वो पहले लगा होगा। क्वेश्चन जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है 4.67 पे बार प्लस 3.29 पे बार प्लस 6.91 पे बार। मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 4 सही, ये होगा क्या 4 सही 67/99 यही होने वाला है। और इसको भी थोड़ा सा हम लिख लेंगे तो 4 प्लस लिख लेंगे। बात समझ में आई? इससे यार प्लस ये जगह 3 प्लस 29/99 और प्लस 6 प्लस 91/99। बात समझ में आ गई? अब हम क्या करेंगे, 4 3 7 7 और 6 कितना हो गया 13 प्लस। बात समझ में आई? 4 3 7 7 और 6 13 13 आ गया प्लस। इन सब का एलसीएम 99 आएगा। अब जब एलसीएम 99 आएगा तो सारी संख्याएं एक साथ जुड़ जाएंगी, प्लस में लिख के जोड़ो, या अपन यहाँ डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। तो 67 29 और 91, तो 9 10 और 7 17 की 7 हासिल 1 10 10 और 8 18। तो ये हो गया 187। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया है, आप समझ सकते हैं, इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से बताया था। तो ये हमने क्या किया, डायरेक्ट जोड़ दिया। आप समझ गए होंगे, 9 और 1 10 7 17 की 7 हासिल 1 जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 10 और 2 12 12 और 6 18। अब हमने देखा कि 99 से ऊपर संख्या जो है वो बड़ी संख्या है, तो हम इसको फिर से चेंज कर लेंगे। तो 13 प्लस 99 एकम 99 1 सही, यहाँ कितना बच जाएगा, तो 100 से ऊपर 87 तो है ही, एक और बच जाएगा तो 88/99 आ जाएगा, 88/99।
88/99 आ गया। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, आप चाहें तो इसको काट सकते हैं। कितने से? 11 8 88, 11 9 99। आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, लेकिन अगर आप काटना चाहते हैं, ये हमारा डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर कि ऑप्शन में आंसर किस प्रकार से दिया है। अगर ऑप्शन में आंसर भिन्न के रूप में दिया है तो आप काट के सॉल्व कर लीजिए, लेकिन अगर ऑप्शन में उन्होंने आंसर बार के रूप में दिया है तो हमको बार के रूप में इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बार के रूप में बनाने के लिए ये हो गया 13 और 1 14, तो मैं यही बना देता हूँ 13 और 1 14 और पॉइंट, और ये 88 है तो 88 पे हम बार लगा देंगे। 88/99 है, 2 अंकों पे बार है, 2 9 है बटे में, तो 2 अंकों पे बार आ जाएगा ऊपर। आप इसको चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे कि आप समझें, थोड़ा सा ऐसा समझें, आप इसको 14.8 पे बार भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं इसको लिखना चाहूँगा तो मैं इसको 14.88 इस प्रकार से लिखूँगा। तो अब इतना क्वेश्चन देख के मैं समझ में आता है कि 8 रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूँ 14.8, या आप यहाँ से भी समझ सकते हैं इसको। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में 14.88 पे बार भी हो सकता है, 14.8 पे भी बार हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता इसको, तो ये तो हो गया 14 और यहाँ हो जाता 88/99। ऐसा सब सवालों में, हर सवाल में नहीं होगा, लेकिन इसमें हो रहा है क्योंकि बटे में 11 8 88, 11 9 99, तो इसको हम 14 सही 8/9 लिख सकते हैं। और यहाँ पर बटे में 1 9 है तो हम 1 अंक पे बार लगा सकते हैं, मतलब हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आंसर इसका ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, एक ही बात है। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए जब माइनस लगा हो तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे 6.91 प्लस 2.37 पे बार माइनस 4.64 पे बार। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है 6.91 प्लस 2.37 माइनस 4.64, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसे लिख लेंगे, तो 6 प्लस 91/99 प्लस 2 प्लस 37/99, और ये माइनस में ही होगा ओपन, तो -4 माइनस 64/99। ये बात आप समझ गए होंगे, थोड़ी देर पहले ही हमने ये इस पर चर्चा की थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे प्लस प्लस वाले जोड़ लेंगे और माइनस वाले घटाएंगे। तो हमने देखा कि 6 और 2 8, 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा 4, 6 और 2 प्लस प्लस 8 माइनस 4 गया तो 4 बचा। अब यहाँ प्लस, इन सब में 99 है तो इनका एलसीएम तो आ गया 99, एलसीएम तो आ गया 99। अब हम क्या करेंगे, ये 91 और 39 प्लस के हैं और ये माइनस का है, तो 91 और 37 तो हम जोड़ दें, 91 और 37 तो हम जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 8 और 9 3 12, मतलब 128 हो गया। और अब इसमें से हम 64 माइनस का घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 64 ही बच जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 64 इस टाइप से। और काय का आने वाला है ये प्लस का ही आएगा। कैसा आएगा, ये प्लस का ही आएगा। आप समझ गए होंगे। तीनों का एलसीएम ले लिया हमने 99, 91 प्लस का 37, तो 91 और 37 जोड़ लिया तो 128 हो गया, और उसमें से माइनस कर दिया हमने 64 आ गया। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 4 सही 64/99, और इसी को लिख सकते हैं हम 4.64 पे बार। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेता हूँ जिसमें 3 अंक होंगे, 3 अंक हो या 4 अंक हो। फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन और लेंगे जिसमें कुछ अंकों पे बार होगा, कुछ अंकों पे नहीं होगा। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। अच्छा, मैं एक माइनस वाला और ले लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छे लेवल का। बाकी 3 वाला तो आप कर ही लेंगे, सब सेम होता है। जैसे मान लीजिए कहीं क्वेश्चन है कोई 7.69 या 39 प्लस 2.31 माइनस 4.87 पे बार। मान लीजिए क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है
जितना सिंपल हम अभी लग रहा था उतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा देखते हैं इसको, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है हमको। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे तो 7 + 39/99 प्लस 2 + 31/99 माइनस 4 माइनस 87/99। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7 और 2 9, 9 में से 4 गया तो 5 प्लस 7 और 2 9, 9 में से 4 गया तो 5। यहाँ सबके बटे में 99 है तो हम 99 ले लेंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगी तो कितने हो जाएंगे 39 और 31 कुल मिलाकर हो जाएगा ये 70, और यहाँ पे माइनस का हो गया 87। अब यहाँ मेन बात ये है कि यदि आप यहाँ घटा दोगे तो ये माइनस में आ जाएगी संख्या, क्या जाएगी ये संख्या माइनस में आ जाएगी। और जब माइनस में ये संख्या हो, जब ये संख्या माइनस में हो तो एक प्लस और एक माइनस को फिर आप सॉल्व नहीं कर सकते, आपको इस संख्या को इंक्लूड करना पड़ेगा, इसमें आपको ये संख्या साथ में ही लेनी पड़ेगी इसके। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम हमेशा ऐसा करेंगे कि जब भी अगर ऐसी कंडीशन आती है कि छोटी संख्या में से बड़ी घटानी हो, देखो अगर यहाँ माइनस का आ रहा है तो ये भी माइनस का ही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये भी 5 माइनस का होता और ये भी यहाँ पे माइनस का आ जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, या फिर दोनों प्लस के ही होने चाहिए। तो अभी यहाँ प्लस का है और यहाँ पे ये माइनस के 17/99 आने वाला है, क्या आने वाला है -17/99। तो जब भी अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो आप क्या करेंगे, आप हमेशा ये करेंगे कि इस नंबर में से जो आगे लिखा होगा, यहाँ जितना भी लिखा होगा, इस नंबर में से आप एक कम कर लेंगे। कितना कम कर लेंगे, एक कम कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 और फिर आप देखेंगे कि बटे में कितना है 99 है, तो आप यहाँ पर प्लस के 99 ले लेंगे। तो 99 + 70 माइनस 87/99। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने ये कोशिश की है कि यहाँ पर भी प्लस का बचना चाहिए। इसके लिए आप ध्यान रखेंगे जब भी ऐसी कंडीशन आए कि एक बाहर प्लस का है और ये अंदर माइनस का आने वाला हो, या तो ये भी माइनस का होता, तो एक प्लस एक माइनस का आने वाला हो, तो हम क्या करते हैं इसमें से एक नंबर कम कर लेते हैं और एक नंबर कम करके यहाँ पर 99 हम यहाँ जोड़ देंगे। ज़रूरी नहीं है हर सवाल में 99 जुड़ेगा, अगर बटे में 9 लिखा है तो यहाँ पर 9 जुड़ेगा, अगर बटे में 99 है तो यहाँ पे 99 जुड़ेगा, 999 है तो 999 जुड़ेगा, अगर यहाँ 90 होता तो यहाँ पे 90 जुड़ेगा। मतलब बटे में संख्या है वही जुड़ेगी। क्यों, क्योंकि अगर हम 99 से 99 भाग दे देंगे तो 99 के 99 एक निकल के बाहर आ जाएगा, इसमें वापस 5 हो जाएगा। 99 से अगर हम भाग दे देंगे 99 तो क्या हो जाएगा, ये एक निकल के बाहर आ जाएगा, ये वापस 5 हो जाएगा और ये 70 - 87 जाएगा। बात समझ में आ गई, छोटी सी बात है, आपको ध्यान रखनी है। तो ये सवाल अब बन गया हमारे लिए 4 प्लस ये दोनों जुड़ के और इसमें से घट जाएगा। तो आप ऐसा कर लीजिए 90 इन दोनों को जोड़ लीजिए पहले, तो ये हो गया 169। 99 और 70 कितना हो गया 169, 99 और 70 169। इसमें से हम 87 हम कम कर देंगे, तो यहाँ बच गया हमारे लिए 2 और यहाँ बच गया कितना 16 में से 8 गए तो 8, तो 82/99। और अब इसको हम लिख सकते हैं 4.82 पे बार। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा ये क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं जिसमें कुछ अंकों पे बार हो और कुछ अंकों पे बार नहीं हो, या कहीं पर 2 अंकों पे बार हो, कहीं पे 3 अंकों पे बार हो, कहीं पे 4 अंकों पे बार हो। ऐसा एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पर एक ही अंक है, यहाँ कुछ में बिंदी भी लगी हुई है। मैं समझाया था शुरुआत में ही कि इनका मतलब भी बार ही होता है। अब जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 2/9 प्लस ये 3/9 प्लस 4/9 प्लस 9/9 और प्लस 39/99। इन सब का एलसीएम कितना आएगा, तो इन सब का एलसीएम आएगा 99। अब हम भाग लगाएंगे 9 से, तो 11 बार जाएगा, 11 तिया 11 दूनी 22 प्लस 9 से भाग लगाएंगे तो कितने जाएगा 11 बार जाएगा। 9 से 9 एकम 9 11 बार, 11 तिया 33, फिर प्लस 9 से 11 बार तो 11 चौक 44 प्लस 11 में 99 और प्लस 99 से 99 में एक बार भाग जाएगा तो एक का गुणा करेंगे ऊपर तो 39। तो ये बन गई हमारी संख्या। अब इन सबको हम जोड़ देंगे,
तो यहाँ 2 3 5 5 4 9 9 9 18 9 3 27 27 की 7 हासिल 2। फिर हम जोड़ देंगे यहाँ पे 2 3 5 5 और 4 9 9 18 18 18 और 3 18 3 21 21 और 2 23, तो 237/99 हो गया, ये हो गया। अब इसमें हम भाग लगा लेंगे, कि मैंने बताया था कि जब भी बटे में 99 90 कुछ भी होता है तो ऊपर वाली संख्या छोटी होनी चाहिए। तो भाग लगाएंगे तो 99 दूनी 198 और कितना बच जाएगा ऊपर, तो 39/99 बच जाएगा, 39/99 बच जाएगा। अब यहाँ से इसके दो आंसर हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि आप 2.39 पे बार लगा लें, तो ये भी आंसर सही है। या हो सकता है कि इसे आप काट देंगे, कितने से काट देंगे आप, तो 3 से काट देंगे आप इसको, तो ये आंसर हो जाएगा 2 सही, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 3 त्रिका 9, 3 से 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9, ये भी। तो आप दोनों ही आंसर इसके सही हम मान सकते हैं। ये डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर कि आप ऑप्शन में कैसे लिख रहे हैं। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम जिसमें कुछ अंकों पे बार है, कुछ अंकों पे बार नहीं है, और मैंने ऑप्शन भी ले लिए हैं क्योंकि इस प्रकार के सवालों में ऑप्शन की मदद से कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाती है। जैसे हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि दशमलव के बाद वाली संख्या पूरी लेते थे हम, तो 34 67 पूरी ले ली। फिर जिस अंक पे बार नहीं होता था, जिस संख्या बार नहीं होता था वो संख्या घटा देते थे। बटे में जितने अंकों पे बार है उतने 9 आएंगे और जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 आएगा। ऐसा ही सीखा था हमने स्टार्टिंग में। प्लस यहाँ पे भी हमने दशमलव के बाद वाली संख्या पूरी ले ली हमने, फिर जिस पे बार नहीं है वो है हमने घटा दिया। बटे में जितने अंकों पे बार है उतने 9 ले लिए, तो 2 अंकों पे बार दोनों ले लिए, और जिस पे बार नहीं है देन 00 ले लिए हमने। तो अब यहाँ से हमें समझ में आ गया कि 99 और 99 दोनों में सेम है, तो एलसीएम सेम आ जाएगा। ज़्यादातर जो है सवालों में एलसीएम आपको सेम ही मिलेगा, ज़्यादा टफ बनाती नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है इसकी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 7 में से 4 गए तो 3 बचे, 6 में से 3 गया तो 3 बचे, और यहाँ पर हो गया 34 प्लस, और यहाँ पर 3 में से 3 गया तो 0, 3 में से 1 गया तो 2, और ये हो गया 13 20। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 3 2 5 4 3 7, और यहाँ पे 3 और 1 4, बटे में 9900। अब यहाँ से इस सवाल का आंसर बार के रूप में निकालना थोड़ा सा कठिन होता है हमारे लिए। तो एक बहुत अच्छी सी बात ये कर सकते हैं कि एक तो हम यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अंदाज़ा लगाने का मतलब ये हुआ कि पहली बात तो यहाँ पर कि ऊपर वाली संख्या छोटी है तो आप भाग दे नहीं सकते, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम बार लगाएंगे वो ठीक है, लेकिन सही बटे में कोई संख्या नहीं है, सही बटे में कोई संख्या नहीं है, तो स्टार्टिंग में क्या आएगा, 0 दशमलव आने वाला है। स्टार्टिंग में क्या आने वाला है, 0 दशमलव आने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो ऑप्शन है ना वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि 1 दशमलव में कुछ आंसर आता तो यहाँ सही बटे में 1 होना चाहिए था, लेकिन 1 है नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों आंसर गलत हो गए। दूसरी बात ये कि यहाँ बटे में लिखा हुआ है 9900। इस 9900 का मतलब ये होता है कि 2 अंकों पे बार है, क्योंकि जिन अंकों पे बार होता है उसके लिए 9 आते हैं, जिन पे बार नहीं होता उसके लिए 0 आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 अंकों पे बार है और 2 पे नहीं है, 2 अंकों पे बार है और 2 पे नहीं है। तो हम समझेंगे कि ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 अंकों पे बार है और 2 पे नहीं है। अब हम चाहें तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम भाग लगा के भी देख सकते हैं। भाग लगा के देखेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, थोड़ा भाग देने में हमें परेशानी होगी। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप इस ऑप्शन को उठा लें और इस ऑप्शन को यहाँ से सॉल्व करके देख लें। तो हमने देखा कि 4801 पॉइंट के बाद पूरी संख्या लिख ली, इसमें से जिस पे पॉइंट बार नहीं है वो संख्या हमने घटा दी। बटे में 2 अंकों पे बार है तो दोनों, 2 पे नहीं है तो 2 0, तो बटे वाली संख्या तो सेम आ गई। ऊपर की संख्या सॉल्व करके देखेंगे तो यहाँ हासिल 11, 11 में से 8 गए, 11 में से 8 गए तो कितने बचे, 11 में से 8 गए तो बचे 3, 11 में से 8 गए तो 3 बचे, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गए तो कितने बचे, 5, यहाँ बच गया 7 और यहाँ बच गया 4, बटे में 9900। तो आप देख रहे हैं कि इसका यही बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो ऑप्शन है वो 100% सही है।
आप यहाँ से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि बटे में 2 अंकों पे बार और 2 पे बार नहीं होना चाहिए, और स्टार्टिंग में यहाँ कितना है, कुछ नहीं है तो 0 होना चाहिए, तो 0 पॉइंट कुछ में आएगा आंसर। तो 0 पॉइंट में एक तो आंसर ये है, एक ये है। दूसरा इस कुछ 2 अंकों में बार है, 2 पे नहीं है, तो यही होगा, जबकि इसमें ऐसा है नहीं है। आप ऑप्शन से कर सकते हैं, तो समझ में आ गया होगा। अब हम इसके कुछ गुणा में सवाल ले लेते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है 0.45 पे बार इंटू 0.1 पे बार। जैसे मान लो एक कोई क्वेश्चन दिया हुआ है इस टाइप का, तो हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले ये हो जाएगा 45/99 और इंटू 1/9। जब भी आप इस प्रकार का क्वेश्चन कोई सॉल्व करेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि बटे में 9 ही रहना चाहिए, कोई और संख्या नहीं बननी चाहिए, क्योंकि बार लगाने के लिए बटे में 9 होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आंसर भिन्न के रूप में दिया है तो फिर आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ कर लें, तो 9 पंजे 45, तो कुल मिलाकर ये कितना हो गया 5/99। अभी ये आंसर परफेक्ट है, आप इसको इतना ही लिख सकते हैं आंसर में। लेकिन अगर बार के रूप में दिया हुआ है तो आप समझेंगे कि बटे में 2 9 है, इसका मतलब ऊपर 2 अंकों पे बार आएगा, लेकिन अंक हमारे पास एक ही है। तो हम क्या करेंगे, 5 को 0.5 लिख लेंगे बटे में 99। जब भी अंक कम पड़ रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में 0 लगा लेते हैं, बाद में कभी 0 नहीं लगाएंगे, क्योंकि बाद में अगर मैं 0 लगाता तो 50 हो जाता वो। हमने उसको क्या किया, 0.5 लिख दिया, और अब हम लिख सकते हैं इसको 0.05 पे बार। हमने देखा कि सही बटे में कुछ है नहीं है, तो पॉइंट से पहले 0 आ गया, क्योंकि यहाँ सही बटे में जो भी होता है वो पॉइंट से पहले आता है, और पॉइंट के बाद में 0.5 पे बार आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं गुणा में ही। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.111 पे बार प्लस 0.222 पे बार, और इनटू में लिखा हुआ है बाहर 3। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 111/999 प्लस 222/999, और बाहर इनटू में 3 है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम सेम है, तो जाएगा 999, और ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 3 3, और इनटू में 3 है ही। अब इसका हम अगर सॉल्व कर देंगे तो ये जाएगा 999/999, कुल मिलाकर आंसर कितना जाएगा 1। आपको समझ में आ गया होगा। इसी में कुछ इसके वर्गमूल निकालने के लिए भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन जो आते हैं वो वर्गमूल निकालने के लिए भी आते हैं, तो मैं इसको उठाता हूँ। अगला देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए 0.4 ऐसे वर्गमूल लिखा हुआ है, का वर्गमूल ज्ञात करें, वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, या इस टाइप से 0.4 पे बार। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अंडर रूट में ही रहने देते हैं। 0.4 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, पॉइंट के बाद वाली संख्या पूरी बटे में जितने अंकों में बार है उतने 9 आ गए। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2, और 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, 2/3 हो गया। वापस से इसको हम लिखना चाहेंगे तो 0.66 आएगा, इसका आंसर आएगा, और इसको लिख सकते हैं हम 0.6 पे बार। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि 0.4 का जो वर्गमूल है, 0.4 पे बार का जो वर्गमूल है वो 0.6 पे बार आएगा। ठीक है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है क्यूब घनमूल निकालना है, तो 0.037 का घनमूल ज्ञात करना है। अब घनमूल अगर ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम करेंगे इसको लिख लेंगे सबसे पहले 37/99, तो 37 ये आ जाएगा 999, तो ये आ जाएगा 37/999। और अब हम इसको घनमूल ज्ञात करना है तो इस टाइप से लिख लेंगे, इसको हम काट सकते हैं। 37 के पहाड़े में 3 कट जाता है, 37 से काट सकते हैं हम। 37 से भाग लगा लेते हैं 999 में, तो 37 से 27 बार चला जाएगा। 37 दूनी हम पहले कर लेते हैं, तो 37 दूनी 74, बचा कितना यहाँ पे 5, और यहाँ बच गया 2। अगला अंक बता हमने 9, फिर ये जाएगा 7 बार, 7 2 49 की 9 हासिल 4, 7 या
21 और 4 25, तो कुल मिला के 27 बार कट गया ये। तो हम इसको लिख सकते हैं आगे अंडर रूट में 1/27, और हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो अब घनमूल 1 का घनमूल 1 आएगा और 27 का घनमूल 3 आएगा। अब इसको हम वापस से लिखना चाहेंगे तो 0.3333 आएगा, जिसको हम लिख लेंगे 0.3 पे बार। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। 0.37 का घनमूल क्या होगा, तो हम इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम समझते हैं भिन्नों का आरोही अवरोही क्रम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जरा कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है। आरोही क्रम, या इसको बोलते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसको आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम 1 2 3 4 5, और दूसरा होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब होता है घटता क्रम, जिसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे 5 4 3 2 1। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर बहुत आसानी से याद रख सकते हैं हम। अगर आरोही क्रम है मतलब बढ़ता क्रम है, तो बड़ा आ आता है जिसमें बढ़ता क्रम होगा, और छोटा आ आएगा मतलब घटता क्रम होगा। आरोही अवरोही क्रम में अगर आपको कन्फ्यूजन है थोड़ी सी कि कौन सा बढ़ता कौन सा घटता क्रम होता है, तो बहुत आसान है। बड़ा आ आता है जिसमें वो आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम होता है, बड़े आ वाला बढ़ता क्रम होता है, छोटा आ का होता है घटता क्रम। तो अब हम इसके कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन दो प्रकार से हम लेंगे, एक हम लेंगे छोटी छोटी संख्याओं वाला, एक लेंगे हम बड़ी बड़ी संख्याओं वाला। तो 2/3, 3/5, 4/7 और 5/11, इनको मान लीजिए आपको लिखना है आरोही क्रम में, या किसी भी क्रम में लिखना हो, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। तो हम कई तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हम एक कैंची उड़ा कर सकते हैं, हम एलसीएम ले कर सकते हैं, हम भाग से कर सकते हैं, लेकिन मैंने दो तरीके ढूंढे हैं ऐसे, या हम दो तरीके से करने वाले हैं, जिसमें छोटी संख्याएं आएंगी तो हम भाग दे के देख लेंगे, और बड़ी संख्याओं के लिए हम अलग से देखेंगे। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं कि इसे अगर हमें आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है, तो सबसे पहले हम करेंगे भाग देने के बाद दशमलव के 2-2 अंकों तक, दशमलव के बाद 2-2 अंकों तक इसको लिख लेंगे हम। जैसे मान लीजिए हमने 3 से भाग दिया तो 0.20 हो गया, ये 3 से 18, फिर 2 बचा, 3 से 18 तो 66 हो गया। इसी प्रकार से हमने 5 से भाग दिया तो 0 पॉइंट भाग नहीं जा रहा तो 30 हो गया, फिर 5 से 30। अब कंप्लीट खत्म हो गया। चूंकि हमें 2 अंकों तक भाग देना है तो हम इसको 60 मान लेंगे। इसी प्रकार से हम 4 से जब भाग लगाएंगे, हम 7 से भाग लगाएंगे 4 में तो भाग नहीं जा रहा तो 0 पॉइंट, ये 40 हो गया। 7 पंजे 35, बचा 5, 7 49। और 11 से भाग लगाएंगे 5 में तो 0.50 हो गया। 11 चौक 44, बचा कितना 6 बचा, 60 हो गया। 11 पंजे 55। तो हमने दशमलव के बाद 2-2 अंकों तक हमने चेंज कर लिया इसको। कभी मान लीजिए ऐसा हो जाए कि जैसे 0.57 2 अंकों तक ये भी आ गया, और ये भी 2 अंकों तक 0.57 ही आ गया। जैसे मान लीजिए कोई दो संख्याएं हैं और हमने दशमलव के बाद 2 अंकों तक हमने उसको लगभग 2 अंकों तक लिखी, तो हमने देखा कि ये भी 57 आ गया, ये भी 57 आ गया। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे 3 अंकों तक ले जाएंगे। तो जब 3 अंकों तक ले जाएंगे तो मान लीजिए यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि ये 571 571 छोटी है और 577 बड़ी है। जब भी कोई दो संख्याएं समान हो जाएंगी तो हम उसमें दशमलव के बाद वाले अंक बढ़ा लेंगे। मान लीजिए आप 2 अंकों तक निकाल रहे हो तो आप उसे 3 अंक तक निकाल लो। मानो 3 भी सेम आ गए तो आप उसे 4 अंकों तक निकाल लीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों में से बड़ी और छोटी कौन सी है। लेकिन जब सारी संख्याओं को कंपेयर करेंगे तो आप सारी संख्याओं को कंपेयर, अगर 2 अंक कंपेयर कर रहे हैं तो आप 2 ही अंक कंपेयर करेंगे सब में। तो अभी हम देखेंगे कि हमें इसको आरोही क्रम में लिखना था, और आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम मतलब पहले छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। तो इन सब में सबसे छोटी कौन सी है, तो 45 सबसे छोटी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 511। ये कौन सा क्रम है, ये हमारा है आरोही क्रम। तो सबसे पहले लेंगे 5/11। फिर इससे बड़ी कौन सी है 57। 57 तो हमारी 4/7 आ जाएगी। फिर इससे बड़ी कौन सी है 60, तो ये जाएगी हमारी 3/5। और सबसे बड़ी कौन सी है यहाँ पे 66, तो यार हमारी जाएगी 2/3। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर।
इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो अगर बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न भी पूछी होती तब भी हम ऐसे ही करते कि हम सारे भिन्नों में भाग लगा के देख लेते, पॉइंट के बाद कम से कम 2-2 या 3-3 अंक तक निकाल लेते, फिर जिसका मान सबसे ज़्यादा आता वो सबसे बड़ी भिन्न होती। तो हमारे लिए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये, और जिसका मान सबसे कम आता वो कौन सी भिन्न होती हमारे लिए, वो सबसे छोटी भिन्न होती। तो ये है बड़ी छोटी भिन्न या आरोही अवरोही क्रम। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, जब हमको आरोही अवरोही क्रम के अलावा कुछ और भी पूछा जाए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 5/8, 7/12, 1/3 और 2/5। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या होगा। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर पूछा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे पहले छोटी बड़ी निकालने के लिए हमको भाग देकर देखना पड़ेगा। तो हम भाग लगाएंगे यहाँ पे, तो 0 पॉइंट, ये 50 हो गया, 8 6 48, बचा 2 पॉइंट लगा है तो 20 हो गया, 8 दूनी 16, 62 आ गया। यहाँ भाग लगाएंगे हम, तो 12 से भाग नहीं जा रहा तो 0.70 हो गया, तो 12 पंजे 60, बचा 10 पॉइंट लगाया तो 100 हो गया, 12 अट्ठे 96। यहाँ भाग लगाया तो ये जाएगा 0.33 और यहाँ भाग लगाया तो ये जाएगा 0.5 चौक 20, तो 40 समझ लेंगे। तो ये बन गया। अब यदि हमें इसको आरोही अवरोही क्रम में लगाना होता, जैसे मान लीजिए आरोही क्रम में लगाना होता बढ़ते क्रम में, तो पहले आता ये सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी 40, फिर उससे बड़ी 58, फिर उससे बड़ी 62। अगर आरोही क्रम में लगाना होता तो। अगर हमें अवरोही क्रम में लगाना होता, घटते क्रम में लगाना होता, तो सबसे पहले सबसे बड़ी आती 62, फिर 58 वाली ये वाली भिन्न आती, फिर उससे बड़ी 2/5, फिर 1/3। लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा है सबसे छोटी सबसे बड़ी, तो सबसे छोटी कौन सी है हमारी, ये रही, और सबसे बड़ी कौन सी है हमारी, तो सबसे बड़ी है 5/8। इन सब में सबसे बड़ी सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी हो गई 5/8 और सबसे छोटी हो गई हमारी 1/3, और इन दोनों का अंतर निकालने के लिए कहा है। तो अंतर निकालने घटा देंगे तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 3 24, दोनों का एलसीएम जाएगा 3 पंजे 15 और 8 एकम 8, 15 में से 8 जाएंगे तो 7/24। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, आरोही अवरोही पूछ लेते हैं, बड़ी छोटी का अंतर पूछ लेते हैं, बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं एक, अगर बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं भिन्न में तब हम कैसे करते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ जाता है 23/29, मतलब ऐसी संख्याएं आती हैं जिनके हमें पहाड़े याद नहीं है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। 79/83 और 53/59 मान लो ये लिखा हुआ है और इसको लिखना है हमको अवरोही क्रम में, या उन्होंने ये पूछ लिया कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है या छोटी भिन्न कौन सी है, तो हम कैसे करेंगे। अब हम यहाँ पे भाग दे के देखना चाहेंगे तो हम भाग दे के नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अगर हम भाग देंगे तो पहाड़े नहीं आते हमें, और हम कैंची गुणा भी करके नहीं देख पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं, तो हम ऊपर वाली संख्याएं अंश तो ऐसे लिख लेते हैं, अंश को हम ऐसे ही लिख लेंगे, ये लिख लिया हमने अंश को। और बटे में क्या करते हैं, बटे में करते हैं दोनों का अंतर। तो इन दोनों का अंतर कितना है 6, इन दोनों का अंतर कितना है 4, इन दोनों का अंतर कितना है 4, इन दोनों का अंतर कितना है 6। तो हम बटे में अंतर लिख लेते हैं, मतलब अंश वाली संख्याओं को तो हम डायरेक्ट ऐसे ही लिखते हैं, और बटे में इन दोनों के डिफरेंस को, दोनों के अंतर को लिख लेते हैं। मतलब अंश बटे अंतर क्या लिख लेते हैं, इसको हम अंश बटे अंतर लिख लेते हैं, दोनों का अंतर। और अब बटे में संख्याएं ऐसी बन गई हैं जिनमें हम आराम से भाग दे सकते हैं, तो हम भाग देते जाएंगे और दशमलव के बाद 2-2 अंकों तक लिखते जाएंगे। तो 6 से भाग देंगे तो 6 चौक 24 से ज़्यादा हो गया, तो 6 3 18, बच गया 5, 50 हो गया, 6 8 48। 4 से 20 बार जाएगा, 20 चौक 80 हो गया, पॉइंट बचा 1, 4 दूनी 8। 4 से यहाँ पे 4 एकम, 4 बचा 3 39 हो गया, 4 नाम 36, बचा कितना 3, 4 सत्ते
28, 30 हो गया, 6 7 28। फिर हम यहाँ पे भाग लेंगे तो 6 से 6 9 54 तो होगा नहीं, 6 8 48 बचा 5, 50 हो गया, फिर 6 8 48, तो इतना हो जाएगा। बात समझ में आ गई? 6 8 48 बचा इतना 5, 50 हो गया, फिर 6 8 48, इतना बना लिया हमने। अब हम ध्यान देखेंगे कि हमें क्या अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही मतलब सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे घटते क्रम में लिखना है। सबसे बड़ी कौन सी है यहाँ पे? सबसे बड़ी है 81/85। किस में लिख रहे हैं हम? अवरोही क्रम में लिख रहे हैं। या बड़ी और छोटी पूछी होती तो सबसे बड़ी ये है और सबसे छोटी कौन सी है? ये वाली है। इसके बाद छोटी कौन सी आएगी? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस टाइप से, इस टाइप से। अवरोही क्रम में लिखनी है तो बड़ी ये है, उसके बाद छोटी। ये जब लेस देन और ग्रेटर का साइन लगाते हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि जिस साइड ये मुंह खुला होता है या 2 होते हैं उस साइड बड़ी संख्या आती है हमेशा, जिस साइड 1 नोक होती है उस साइड छोटी संख्या आती है हमेशा। तो अगर हम यहाँ पे अवरोही क्रम लिखना चाह रहे हैं तो अवरोही क्रम में बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी आएगी। सबसे बड़ी ये है, फिर इससे छोटी लेंगे हम, तो छोटी कौन सी है? ये हो जाएगी हमारी 79/83। फिर इससे छोटी कौन सी है? तो इससे छोटी 79 के बाद आती है हमारी 8.8 मतलब 53/59। और इससे छोटी कौन सी सबसे छोटी आती है? 23/29। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। इसमें पार्ट 2 और लूँगा मैं, एक वीडियो और बनाएंगे हम जिसमें हम ये पूरा कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ से आगे के जितने भी हम वीडियो बनाएंगे हम एक सिस्टमेटिक वे में चलेंगे, पूरा मैथ कंप्लीट करेंगे। बीच बीच में हम, मैंने शुरू में बताया कि बीच बीच में हम रीजनिंग के वीडियो भी लेते रहेंगे, रीजनिंग के चैप्टर भी लेते रहेंगे। इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप और भी क्वेश्चन की, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर सकते हैं और वहाँ से आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। एक छोटी सी बात और कि इस चैनल की वीडियो को आप सभी अपने मित्रों के साथ शेयर करें और उनसे कहें कि सब्सक्राइब करें, वो मैं पूरा मैथ पढ़ाऊँगा। दूसरी बात, आप जब कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है। और तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।